हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग अपने नेक्स्ट डे के सेकेंड डे का लेक्चर 2 फिजिक्स में लेके स्टडी करेंगे। क्लास 10 का है और जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, वो चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जिसका हमने आपको लास्ट टाइम कई चीजें बताई थी। आज हम लोग उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे, दोबारा रिवाइज करेंगे। प्री सेक्शन में हम लोग उसको जो पुराना पढ़ा हुआ उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। जो आपने पहले लेक्चर में पढ़ा था उसमें हमने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो दो वर्ड से मिलकर बनी हुई, एक इलेक्ट्रिक और दूसरी करंट। करंट को हमने कहा था आपसे फ्लो ऑफ मैटर इन वन डायरेक्शन। ये हमने आपको कहा था फ्लो ऑफ मैटर इन वन डायरेक्शन। जैसे हमने एग्जांपल लिया था विंड का, तो उसको हमने कह दिया था विंड करंट। और फिर हमने आपको एक एग्जांपल दिया था वाटर का, तो वाटर का हमने इसको बताया था वाटर करंट। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इसको आप लोग ने एक और नाम से जानते हैं, रिवर। रिवर इज नोन एज ए वाटर करंट। रिवर को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर करंट भी कहते हैं। इसी तरह हमने आपको बताया था हीट का, तो उसको कहा जाता है हीट करंट। और इसका भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, क्या आप एसी के सामने खड़े हो जाते हैं तो आपको एसी के सामने ठंडी ठंडी हवा लगती है, थोड़ी देर बाद पूरा रूम ठंडा हो जाता है, लेकिन इनिशियली क्या होता है, आपको एसी के सामने ही ठंडक लगती है। तो कोल्डनेस होती है, वो क्या होती है, कोल्डनेस होती है, लो टेम्परेचर की एयर आपके पास आ रही होती है। आप कूलर के सामने खड़े हो जाओ, लो टेम्परेचर की एक एयर करंट आपके सामने से होकर गुजरती है, आपको टच करते हुए, तो आपको कोल्ड महसूस होता है। तो वहां पर आप कहते हो कि मुझे ठंडक लग रही है या फील गुड हो रहा है। इसी तरह सर्दी के सामने टाइम पे ब्लोअर के सामने खड़े हो जाते हो तो वहां पे भी ऐसे ही लगता है। और यहाँ पर जो चैप्टर है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करें या चार्ज की बात करें, वन डायरेक्शन की बात करें, वन डायरेक्शन में मूवमेंट होते हैं, तो हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमने आपको करंट बताई थी। फिर हमने आपसे कहा था कि विंड क्या होती है, विंड का फ्लो कहां से कहां होता है। फ्लो होता है किसकी वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। किसकी वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऑफ जो एयर भागती है फ्रॉम हाई टू लो, ये भागती है। इसी तरह वाटर जो होता है आपका, वो उसका फ्लो होता है बच्चों कहाँ, हाइट से लो की तरफ। मतलब हाइट ज्यादा होती है, माउंटेन्स हाइट ज्यादा होती है, और नीचे देखेंगे ओशियंस की हाइट क्या होती है, कम होती है। हमेशा जो ओशियन से ही आपको सारे माउंटेन्स की हाइट को मेजर किया जाता है। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि माउंटेन क्या होते हैं, हाइट पे होते हैं, ओशियन लो होता है। तो यहाँ से पानी बहता हुआ रास्ते रास्ते होता हुआ ओशियन में मिलता है। जैसे हमारी गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, नर्मदा है, ये सारी रिवर्स हैं।
वाटर का फ्लो होता है फ्रॉम हाई हाइट टू लो हाइट। इसी तरह हीट का फ्लो होता है, हीट जो होती है वो फ्लो होती है बेटा, वो फ्लो होती है कहां से, हीट जो फ्लो होती है वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। और जो बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले लेते हैं। तो नेगेटिव चार्ज ये होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का, किसका होता है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन का। ये सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से टू पॉजिटिव टर्मिनल, ये यहां जाता है, या ये कह सकते हैं लो पोटेंशियल से टू हाई पोटेंशियल, ये नेगेटिव चार्ज है। जबकि पॉजिटिव चार्ज जो बच्चों होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इसका उल्टा होता है, वो कहां जाता है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं पढ़ा है ये उनके लिए है, जिन्होंने पढ़ा है देखा है हमारा वीडियो उनके लिए एक बार रिवीजन है। तो ये 10K हाई से लो जाता है, और ये ध्यान रखिएगा ये लो से हाई जाता है। तो ये डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को समझिएगा ताकि आप बेहतर तरीके से कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं, नोट कर लीजिए, जिनको नोट करना है एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हमने बताया था कि चार्ज जो होता है, कोई भी चार्ज होता है, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव हमने दो बताए थे। इसमें हमने इसके लिए कहा था फ्री इलेक्ट्रॉन, जब हम बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, कैसे मिलते हैं, ये ध्यान रखने के लिए आपको ये बताया था। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम्स आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स, पहली चीज। ये होते हैं। और एक चीज और हमने आपको बताई थी एटम के बारे में। एटम आपके तीन तरीके के बताए थे, मेटल, नॉन मेटल, और आपको बताया था हमने क्या है, मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड्स, ठीक है। ये तीन तरीके बताए थे, मेटल, नॉन मेटल। ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव रखते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास। ये मोस्टली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, डोंट गिव, बट एक्सेप्ट। हमने आपको बताया था ये गुंडा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के,
ये इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं देते नहीं है। डोनर मेटल होते हैं, एक्सेप्टर नॉन मेटल होते हैं। और ये मेटोलाइट क्या होते हैं? कंडीशनली कंडीशनली स्पेसिफिक कंडीशन में क्या होता है? अंडर स्पेसिफिक कंडीशन क्या होते हैं? ये मेटल होते हैं, मेटल की तरह बिहेव करते हैं और नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, मेटल की तरह नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं। तो किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे ये आपको इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, किसी फ्री कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन नहीं ले भी सकते। दोनों काम करते हैं, इसीलिए हम इन्हें मेटोलाइट्स बोलते हैं। और या एक और अच्छा नाम दिया जाता है इनको, सेमी कंडक्टर्स। क्या नाम दिया जाता है? कंडक्टर्स। ठीक है। ये जो होते हैं बेटा गुड कंडक्टर होते हैं। ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। ये गुड कंडक्टर होते हैं। ये बैड कंडक्टर होते हैं। और ये कंडीशनल कंडक्टर होते हैं। ये कंडीशनल कंडक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बता भी दिया कि लास्ट सेक्शन में पढ़ाया था कि मेटल्स के पास एक्सेसिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं उसके लिए आप लेक्चर में चले जाइएगा, हमारा लास्ट वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा, उसमें मैं डिटेल में समझाया है, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको बता दिया है कि मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स क्या होते हैं। और सेमी कंडक्टर जो आज की डेट में ये क्या है, वर्ड नेसेसिटी बन गई है। ये नेसेसिटी है बच्चों। ये नेसेसिटी इसलिए है क्योंकि आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज कर रहे हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कैलकुलेटर हो, चाहे आईपैड हो, लैपटॉप हो, टेलीविजन हो, डिजिटल लाइट्स हो, आप कुछ भी यूज कर रहे हो, सब में इसका यूज हो रहा है, इसलिए हाई इन डिमांड है। तो ये इसलिए सारी लड़ाई पूरी दुनिया में इसी की चल रही है। कभी फुर्सत मिलेगी बताएंगे क्यों वर्ल्ड वॉर की तैयारियां हो रही हैं, उसमें क्यों ऐसा हो रहा है, कभी फुर्सत मिलेगी तब बात करेंगे इसके। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम लोग अपने लेक्चर के सेकंड लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। सेकंड लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि जो हमने आपको चार्ज पढ़ाया, करंट बताया, पोटेंशियल बताया, इन सब के बारे में आज डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों वर्ड यूज किया गया है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी की जब हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे उसको देखते हैं। वर्ड फिजिकल जब यूज किया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, हम उन क्वांटिटी की बात करते हैं जो अभी जो जिनका एग्जिस्टेंस आप अपनी इन इंद्रियों से कर सकते हो। 5 इंद्रियां होती हैं आपके पास, क्या होती हैं? आईज, ईयर, सॉरी ईयर लिख दिया, वाह, आईज पहली है। सबसे पहले आप किसी चीज को देख लो, आईज हो गई। दूसरा आप कोई बात सुन लो,
ईयर्स हो गए। तीसरा, किसी टच को पहचान सको, स्किन। चौथा, किसी को स्मेल कर लो, नोज। और पांचवा, कोई बताएगा? आंख, कान, त्वचा। और जो सबसे बड़ी चीज होती है जिसके पीछे दुनिया भाग रही है वो है आपकी टंग। टंग की स्पेलिंग क्या होगी? TOUNG। इसको बोलते हैं जीभ। ये भैया इसमें टेस्ट के लिए नोज, नाक, ये देखिए दुनिया इस पे भाग रही है। स्किन, त्वचा, और ईयर्स। सुनाई तो देते ही नहीं किसी को, केवल गानों वो ईयरपॉड के अलावा। कान, और अच्छा देखते भी नहीं है, आंखें। ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अगर हम इनसे किसी चीज को अगर हम बात करें, सेंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेंस कर सकते हैं। ये सेंस अगर हम कर सकते हैं तो वो फिजिकल है। ये सेंस अगर हम नहीं कर सकते तो वो फिजिकल नहीं है। तो आप इसीलिए आप देखो, इन्हीं सब्जेक्ट को आप समझो, आपको बहुत एक एहसास होगा, पता चलेगा, जो कि आपके साथ के लोगों को नहीं पता होता है। वो क्या है? आंख क्या देखती है? मोशन देखती है। ठीक है? आप दुनिया में होने वाली किसी भी गतिविधि को देख लेते हो तो कहां पढ़ा जाता है? उसको फिजिक्स में पढ़ा जाता है बच्चों। आंख क्या देखती है? लाइट देखती है। कहां पढ़ा जाता है? फिजिक्स में पढ़ा जाता है। ईयर्स, ईयर से काम कर सकते हैं कानाफूसी के अलावा, वो है हम साउंड सुनना। क्या? साउंड। कहां पढ़ी जाती है? फिजिक्स में पढ़ी जाती है। स्किन, स्किन से हम क्या चीज का एहसास कर सकते हैं? टेम्परेचर का। बोले बाहर निकलो, बहुत तेज धूप है, पता चलता कैसे? आपके पास थर्मामीटर लगा है? बिल्कुल लगा हुआ है। ये सारी स्किन हमारा थर्मामीटर है, बता देती बाहर गर्मी ज्यादा है कि कम है। ठंडी के टाइम निकलते तो ठंडक लगती है तो ओढ़ के निकलते हो, गर्मी के टाइम गर्मी लगती है तो कम कपड़े पहन के निकलते हो। तो क्या है? टेम्परेचर का एहसास दिलाती। कहाँ पढ़ते हो? फिजिक्स में। नोज, नोज क्या बताती है? स्मेल बताती है। तो ये भी क्या है? सॉरी, स्मेल बताती है। ये भी क्या पढ़ी जाती है? एडवांस स्टडी में पढ़ोगे तो ये भी फिजिक्स का पार्ट है। टंग क्या बताती है? टेम्परेचर ये भी बताती है। गरम गरम चाय पी लो, पता चल जाता है ना। और दूसरी चीज है टेस्ट। इसमें थोड़ा केमिस्ट्री है, इसमें भी थोड़ा केमिस्ट्री है, इसमें भी थोड़ा केमिस्ट्री है। तो ये लेकिन क्या है, आप इन सबको पढ़ते कहाँ हो? फिजिक्स में पढ़ते हो। किसमें पढ़ते हो? फिजिक्स में पढ़ते हो बच्चों। इसीलिए ये सारे चैप्टर आपके कहाँ आते हैं? फिजिक्स में आते हैं। ठीक है? ये चीज क्लियर हुई? तो यहां पर इस बात को समझने के लिए ये आपको समझ लीजिए कि आपकी आंखें से अगर किसी चीज को देख लेते हो, समझ लेते हो, तो उसको जिससे मेजर करेंगे या उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे इससे आंख से आप क्या देख सकते हो? लाइट देख सकते हो। तो लाइट की इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, लाइट की पावर के बारे में पढ़ेंगे, इन सब के बारे में पढ़ सकते हैं। साउंड, साउंड की यूनिट क्या होती है आगे भी बताएंगे। इसमें लाइट भी है, करंट भी है। तो जब करंट के बारे में पढ़ेंगे तो चार्ज के बारे में भी यूनिट पढ़नी पड़ेगी। तो उसकी जो यूनिट होगी उसको क्या बोलेंगे बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल यूनिट बोलेंगे। ईयर्स, ये सारी चीजें आपको हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, सब चीजें रहेंगी। ये 90 दिन में आपको सारी चीजें आ जाएंगी, कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो नहीं आएगी। तो ये मेरा एक लॉजिकल पॉइंट था कि हम फिजिक्स में वो चीजें पढ़ते हैं जिनको हमारे ये
5 सेंस आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अगर ये आइडेंटिफाई ना कर पाए तो हम उनको फिजिक्स में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बच्चों। अब आगे बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। तो फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे पास है, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर इन ए फिजिकल क्वांटिटी। कह रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है कि एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको नापा जा सके वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब बात करते हैं, जैसे ये मोशन हो रहा है, ये दौड़ रहे हैं, तो क्या कर रहा है, मोशन कर रहे हैं, हम नाप सकते हैं। डिस्टेंस मेजर कर रहे होंगे तो हम डिस्टेंस नाप सकते हैं। तो क्या है, डिस्टेंस इज ए फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं टाइम, टाइम को हम मेजर कर सकते हैं। हमको 2 बज रहा है तो 2 बताएंगे, 4 बज रहा है तो 4 बताएंगे, 6 बज रहा है तो 6 बताएंगे। तो वी कैन मेजर इट, सो इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करती है, आप मेजर कर सकते हो। वो डंडा भी चलाती है तो प्यार में चलाती है, तो आप मेजर नहीं कर सकते हो। कभी प्यार से पुचकार के खाना खिलाती है, कभी पुचकार के कुछ करती है। तो पापा करते हैं, पापा दिन भर गुस्से ही बने रहते हैं आप लोग के कि पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं वो आपसे प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ शक्ति की भी आवश्यकता होती है। आप ये मान के चला के उनके उस टफनेस में अपने अंदर ये ना समझे कि वो आपके विरुद्ध हैं, लेकिन कहते हैं ना कि वो अंदर से आपको सहारा देते हैं और पीछे से कुम्हार की तरह कटर 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 करते रहते हैं, बोले गलती नहीं करना, टेढ़े मत होना, जो सेफ है वो मिलनी चाहिए आपकी लाइफ को। वो आपकी सेफ की चिंता नहीं करते हैं, आपकी उस लाइफ की चिंता करते हैं जिसमें आपको उनको ढालना है। तो ये इसको आप मेजर नहीं कर सकते, तो भाई ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। आगे बात करते हैं यूनिट्स की। यूनिट्स आर ए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। जैसे हम बात करें यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स आई कहां से, ये सब चली कैसे आई, या ये नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट क्लास जो आप पढ़ोगे इसके बाद 10th के बाद, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ ऐसी यूनिट्स होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, तो उनको फंडामेंटल बोलते हैं। जैसे टाइम हो गया, जैसे मास हो गया, जैसे टेम्परेचर हो गया, जैसे डिस्टेंस हो गया। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसी ऐसी 8 क्वांटिटीज है। जैसे मेजरमेंट ऑफ मैटर, जिसको केमिकल के लिए यूज किया था, मोल्स। तो ये क्या है, ये यूनिट्स ऐसी हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कैडला बोलते हैं उसको। तो ये बहुत सारी यूनिट बेटा ऐसी हैं कि बच्चों जो क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट में आती हैं। तो यूनिट 2 तरह की होती हैं, यहाँ पे आपको बता दें। यूनिट यूनिट आपके पास 2 तरह की होती है। पहले सिस्टम देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। एक सिस्टम होता है एमकेएस सिस्टम, इसको कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर किलोग्राम सेकेंड, जहां डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं, मास को किलोग्राम में नापते हैं और टाइम को सेकेंड में नापते हैं। दूसरा है सीजीएस, यहां पे डिस्टेंस को किससे नापते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। मास को ग्राम में और सेकेंड को, टाइम को सेकेंड में। इसी को हम एमकेएस को ही बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ सिस्टम, सॉरी यूनिट्स। ये एसआई सिस्टम है। इसी इसमें सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ये आपका स्टैंडर्डली नोन है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, जो हमने आपसे कहा कि यूनिट्स के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो यूनिट्स के बारे में हम आपको बता दें यहाँ पर, ये आपके थोड़ा कोर्स का पार्ट नहीं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए बच्चों। कह रहा है कि यूनिट्स जो होती हैं या फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं,
फिजिकल क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो ये दो तरह की होती है बेटा। एक को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या होते हैं? कंप्लीट इटसेल्फ। अपने आप में कंप्लीट है, नो अदर क्वांटिटी रिक्वायर्ड, नो अदर physical quantity required to represent कोई दूसरी क्वांटिटी की जरूरत ही नहीं है कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे मास, जैसे डिस्टेंस, जैसे टाइम, जैसे टेम्परेचर, जैसे मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर। ये थोड़ी सी एडवांस है, अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है। ये स्मॉल क्वांटिटी के लिए यूज की होती है, स्मॉल क्वांटिटी के लिए यूज होती है बच्चों। इसके अलावा लाइट की इंटेंसिटी, ऑफ लाइट बच्चों, ये है। तो ऐसी यूनिट्स हैं, 7 यूनिट हैं, ये आपके अगले साल आपको पढ़ाई जाएंगी। लेकिन फिलहाल हमने आपको बता दिया ये ऐसी यूनिट है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कुछ जरूरत नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट है। इसी तरह दूसरी होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं दैट आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स। अब आप समझ जाओगे जब हम इसके बारे में बताएंगे। तो ये क्या होती हैं? डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताते हैं, एग्जाम्पल अगर हम देते हैं आपको, जैसे हमने आपसे कहा बच्चों बात करते हैं वॉल्यूम की, सपोज वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, यही कहते हैं वॉल्यूम। एल क्यूब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे डिपेंड करना है ना। एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? एल इंटू एल, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? देखिए दो क्वांटिटी जरूरत है, दोनों क्या है? डिस्टेंस है यहाँ पर। जैसे हमने कहा स्पीड, तो जब स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड अपने आप में क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये क्या है? एल अपॉन टी, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एल के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, टी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या है? डिराइव्ड है। ये इस तरह की यूनिट्स के बारे में, कंपाउंड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटीज है और ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। यही अंतर है, एक को किसी की जरूरत नहीं है और दूसरे को सारी फंडामेंटल की जरूरत है। तो उनको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, और जिनको नहीं जरूरत होती है उनको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे चूंकि हम चार्ज का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम बात करेंगे चार्ज की केवल। तो यहाँ पे पहला जो है कूलाम्ब की एसआई यूनिट जो है इलेक्ट्रिक चार्ज, वो हम क्यू से लिखते हैं बच्चों। किससे लिखते हैं? क्यू से लिखते हैं। और इस यूनिट को या इस चार्ज को
measured by कूलाम, कूलाम ने इसको मेजर किया था, तो इसलिए इसकी यूनिट का नाम भी कूलाम रख दिया गया। ये अंग्रेज बड़े चालाक थे, बोले इनका नाम बना रहे तो सब कुछ ये अपने नाम पे ही करते जाते, ठप्पा लगा देते, देखो मैंने ढूंढा है। तो ये ठप्पा लगाया गया है किस बात का, इस बात का कि भैया कूलाम ने बनाया है, इसको मेजर किया था तो उनके नाम पे ही रख दिया जाए। तो इसलिए ये चीज, ये यूनिट एसआई में या एमकेएस में हम इसको क्या कहेंगे, कूलाम कहेंगे। कूलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। अब बात करते हैं टू लाइक पॉइंट चार्जेस। जब हम टू लाइक पॉइंट चार्जेस की बात करते हैं तो समझिएगा कि हमने 2 पॉइंट अगर मान लिए, हमने 2 पॉइंट बच्चों मान लिए, ये तो ये दोनों अगर चार्ज हैं तो पहली बात समझिए इनके अंदर होगा क्या, क्या चीज हो सकती है। दोनों एक तरह के चार्ज हो सकते हैं, दोनों एक तरह के चार्ज हो सकते हैं, दोनों एक तरह के चार्ज हो सकते हैं, दोनों अलग अलग चार्ज भी हो सकते हैं भाई। क्वांटिटी भी अलग अलग हो सकती है, क्वांटिटी भी इनकी अलग अलग हो सकती है, इनकी क्वांटिटी भी अलग अलग हो सकती है, Q1 Q2, और ये वाला माइनस था तो इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको बच्चों ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं कि जब ये दोनों क्या है, सिमिलर चार्जेस हैं, क्या है, सिमिलर चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस। तो सिमिलर चार्जेस किस तरह का फोर्स जनरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिपल्शन फोर्स। क्या करते हैं, रिपल्शन फोर्स। एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। जैसे 2 लड़के हैं आपस में लड़ेंगे, 2 लड़के हैं तो आपस में लड़ेंगे, 2 लड़कियां हैं तो भी आपस में लड़ेंगी। हाँ, तो लेकिन क्या है, ये क्या है, अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज। और अपोजिट चार्ज में क्या होगा, फोर्स कैसा होगा बच्चों, ये तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। वो कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स। ये अट्रैक्शन फोर्स होता है, और ऊपर रिपल्शन। सिमिलर चार्ज होंगे तो अट्रैक्शन नहीं होगा, और अपोजिट चार्ज होंगे तो रिपल्शन नहीं होगा। तो या ये कह लीजिए कि सिमिलर चार्ज होंगे तो रिपल्शन होगा, और अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्शन होगा। इस बात को समझ लीजिए। और ये आपके लिए जनरल फिनोमेना है कि भाई जो अपोजिट जेंडर्स के लोग होते हैं वो घुल मिल जाते हैं, लेकिन क्या होता है, सिमिलर जेंडर वाले आपस में लड़ाई करा करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको याद भी है और आपको पता भी है भाई। तो यहाँ पर हम इसको पॉइंट चार्ज के बारे में आपको ये बताया। ये देखिए 2 चार्जेस हैं, प्लस प्लस, माइनस माइनस, और यहां पर हम इक्वल मैग्नीट्यूड है, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल है, चाहे प्लस प्लस ले लो चाहे माइनस माइनस ले लो। 1 1 क्वांटिटी सेम है, 1 कूलाम 1 कूलाम। यूनिट बताई थी चार्ज की क्या होती है, कूलाम होती है। 1 कूलाम चार्ज, 1 कूलाम चार्ज। अगर इनको एक गैसियस ट्यूब में रख दिया जाए, और वो कैसी हो, वैक्यूम हो, उसके अंदर वैक्यूम बना हो, वैक्यूम हो, कुछ भी हवा ना हो, कुछ भी ना हो, कोई मैटर ना हो इन दोनों चार्ज के अलावा, तो ध्यान रखिए ये वैक्यूम में इनको अगर रख दिया जाता है तो इनको 1 मीटर की दूरी पे रखा जाए। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो, यहां से यहां तक की 1 मीटर हो बच्चों, कितनी हो, 1 मीटर हो। तो इनके बीच जो फोर्स लगता है वो लगता है कितना, जरा देखिए, रिपल्शन लगा, एक दूसरे को दूर फेंका, आप पता चल जाएगा डिस्टेंस।
और ये फोर्स होगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। ध्यान रखिए, क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि अगर एक कूलाम चार्ज एक जैसे हो, दो चार्जेस के बीच में अगर उनको 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा जाए, एयर निगेजिबल हो या वैक्यूम हो, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन होता है। एक ऑब्जेक्टिव या एक सब्जेक्टिव छोटा क्वेश्चन जरूर बनता है यहाँ पर, इस बात को ध्यान रखिए। तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे कितने फोर्स से? कितने फोर्स से? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन से। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, तो ये इतने ही फोर्स से इसको क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स ये चेंज होगा, इसका क्वांटिटी ऑफ फोर्स या अमाउंट ऑफ फोर्स चेंज नहीं होगा। Each charge is called 1 कूलाम। कहता है कि अगर 1 कूलाम की डिफिनीशन देनी हो तो क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा यहाँ पर समझ लिए, when two charge are placed, डिफिनीशन नोट करना चाहे नोट करें फटाफट। when two, ये भी एक क्वेश्चन है कि एक कूलाम चार्ज क्या होता है? when two charges of equal quantities are put in vacuum tube at 1 meter distance, and if they repel each other by force 9 into 10⁹, then the charge have equal value will be equal to 1 कूलाम, will be equal to 1 कूलाम। अगर दो एक समान आवेश को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे एक वैक्यूम ट्यूब में रखा जाए, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स यदि 9 इंटू 10⁹ न्यूटन है, तो उन आवेश का मान अलग अलग 1 न्यूटन होगा, 1 कूलाम होगा। तो ये कूलाम हो जाएगा। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन बनता है। द मैग्नीट्यूड ऑन चार्ज ऑन ए पार्टिकल इज गिवन बाय द फॉर्मूला। किसी पार्टिकल के ऊपर अगर हम चार्ज की बात करें तो कैसे फॉर्मूला आ सकता है, जरा उसको देखते हैं। Q इक्वल टू NE, ये भी हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, लेकिन यहाँ पे स्लाइड पे आ रहा है, तो ध्यान रखिए। Q इक्वल टू N इंटू E। यहाँ पर E क्या है? ध्यान करिए, हमने आपको बताया था, हमने आपसे क्या कहा था? बॉडी A है, बॉडी B है, हमने आपको समझाया था। यहां से N इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले गए, N इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो जहां से निकलते हैं उस पे प्लस चार्ज, ये लूज कर रहा है ना, जो लूज करता है उसके ऊपर प्लस, जो गेन करता है उसके ऊपर माइनस चार्ज डेवलप होता है। और कितना चार्ज डेवलप होता है? दैट इज Q इक्वल टू NE। ये चार्ज कैसा होगा? प्लस होगा। और यहां पे भी चार्ज क्या होगा? Q इक्वल टू Q इक्वल टू N इंटू E। और ये चार्ज कैसा होगा? माइनस चार्ज होगा। ध्यान रखिए, यहां पर E क्या है बच्चों? E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, एंड दैट इज E माइनस इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये है इसके ऊपर चार्ज। और N क्या है? N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये चीज क्लियर हो गई होगी कि अगर किसी से कुछ इलेक्ट्रॉन छोड़कर दूसरी बॉडी पे जा रहे हैं, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग, कल मैंने बताया था डिटेल में भी, जब कोई भी बॉडी होती है, न्यूट्रल बॉडी होती है, तो ध्यान रखिए उसमें क्या होगा कि उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होंगे। क्या होगा? पॉजिटिव और निगेटिव
मतलब इलेक्ट्रॉन भी होंगे और प्रोटॉन भी होंगे, और दोनों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी, इक्वल होगी, दोनों की संख्या इक्वल होगी। तो नेट चार्ज क्या होगा बच्चों, नेट चार्ज होगा 0 होगा। लेकिन अब हमने यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर दिए, तो इस वाली बॉडी के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना, तो ये क्या कहलाती है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाती है बच्चों, ये कहलाती है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोला जाता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है और निगेटिव चार्ज होता है। इसके पास जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इस बॉडी ने इस बॉडी को कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, तो निगेटिव चार्ज आ गया बचा हुआ। तो जो आ गया उसको बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे कोई बोले किसी बॉडी पे एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका क्या मतलब है, तो एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है निगेटिव चार्ज है। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या मतलब है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये चीज क्लियर हो गई। एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो पॉजिटिव चार्ज लेता है। एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो निगेटिव चार्ज होता है। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है पॉजिटिव चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और जिसके ऊपर टोटल चार्ज अगर देखा जाए तो Q इक्वल टू N इंटू ई से निकाल लेते हैं। तो ये समझ में आ गई होगी बात। तो यहाँ पर N इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन E होगा। अगर किसी के ऊपर, यहाँ पे देखिए, अब यही क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से, पहला ये वाला फॉर्मूला था इसका यूज किया गया, अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। कह रहा है कि यहां पर ये कह रहा है कि फिर से बॉडी ए है, यहां पे बॉडी ए है बच्चों, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये ए है, ये बी है। इसके ऊपर +2 कूलाम चार्ज है, इसके ऊपर -2 कूलाम चार्ज है। किसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला पॉजिटिव चार्ज। किसने गेन किए, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे इसने हमको पहचान लेंगे कि भाई इसने क्या किए, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, इसने क्या किए, लूज किए, और इसने क्या किए, गेन किए, ये पता कर लिया। अब कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिए, ये तो बता दो भैया। इस ए ने बी को कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ए ने बी को जो इलेक्ट्रॉन दिए होंगे वो क्या होंगे, N इक्वल टू Q अपॉन E। Q कितना है, 2 है, ये कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इसको निकाल लीजिए। इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, जितने इसने यहाँ पे दिए, इसने दिए हैं उतने ही इसने ले लिए। अगर निकालना चाहते हो Q अपॉन E तो क्या कर लो, 2 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ये हो गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन किसी ने दिए हैं, किसी ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो एक तरह का क्वेश्चन ये बन जाता है। ये आते हैं जरूर क्वेश्चन, ये बच्चों ध्यान रखो। ये हम आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं कि ये कोर्स का पार्ट है, ये कैलकुलेटिवनेस है जो आगे भी काम आएगी, अभी भी काम आ रही है, ध्यान रखिएगा। तो क्लियर है। तो यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। N जो है हमारे पास, देखिए किसी के ऊपर, अभी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बॉडी के ऊपर 1 कूलाम चार्ज था और इतना 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जरा वो देखते हैं। इसलिए यहां पर हमने क्या निकाला बच्चों, ये कह रहा है 6.625 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि ये 19 ऊपर जाएगा तो बच्चों क्या होगा, 19 नीचे माइनस है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और 1/16 क्या होगा, 625 होगा। अब इसकी कैलकुलेशन भी हम थोड़ी सी आपको बता दें, बच्चे सोच रहे हो इतनी बड़ी कैलकुलेशन सर कैसे करेंगे, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये क्या है, 1/1/6 है बच्चों। तो यहां से ये हटाओ, 0 बढ़ा लो। देखो बच्चों ये क्या है,
10 हो गया, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 10 हो गया, और इसको क्या कहते हैं 0.25, इसको क्या कहते हैं 0.25। 25 गुणे 25 करते हैं, तो अगर 25 का कहीं स्क्वायर करने को आ जाए या किसी की संख्या में भी लास्ट में स्क्वायर आ जाए तो कैसे कर लेंगे, हम पहले करेंगे क्या 25 का स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लिया, जो ये है इससे एक प्लस करके नंबर और निकाल लेंगे, तो क्या हो गया 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ गया 6, तो क्या आ गया 625, तो इसका मतलब ये क्या होगा 625, और यहाँ पे जीरो कितने हो लगेंगे 2 2 4, तो एक हमने जीरो लगा दिया, इनटू 10 कर दिया बच्चों, तो ये क्या आ गया, अगर इसको निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.625, ये आया, और यही ये लिखा हुआ देखिए, ठीक है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसको हमने एक डेसिमल को इधर किसका दिया, तो हमारे पास आ गया 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसने दे दिए हैं, और इतने इलेक्ट्रॉन किसी ने ले लिए हैं अगर उसके ऊपर -1 कूलाम चार्ज है, अगर किसी पे -1 कूलाम चार्ज है तो उसने इतने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, और किसी के पास +1 कूलाम चार्ज है तो उसने इतने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। और इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय द +1 कूलाम चार्ज, तो आप कहोगे इफ ए बॉडी हैविंग 1 कूलाम चार्ज इट मींस it the body has donated 6.25 into 10 to power 18 number of electrons, and after that the charge on the body will be 1 coulomb, right, +1 coulomb। वो ये चीज समझ में आ गई। वोल्ट, भाई साहब इस कि वोल्ट क्या होता है, वोल्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस को या पोटेंशियल को मेजर करने का एक यूनिट होता है। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दो चीजें हैं, दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखिए। पोटेंशियल क्या होता है, एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल, और दूसरे को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान रखिएगा, और इन दोनों को हम मेजर करते हैं किससे, इसकी भी यूनिट वोल्ट होती है, इसकी भी यूनिट वोल्ट हो गई, ठीक है। अब क्या होता है पोटेंशियल, इसकी बात करते हैं। तो पोटेंशियल क्या होता है, जैसे कि आपसे आप लोग बात करते हो कि यार भाई क्या पोटेंशियल है तेरे अंदर, तो 8 घंटे कैसे पढ़ लेता है यार, मेरे से तो 8 मिनट एक बार में नहीं बैठा जाता है। तो पोटेंशियल क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क, क्या कैपेसिटी है, तो या हाउ मच वर्क ए पर्सन और ए बॉडी और ए चार्ज इज यूज्ड फॉर डूइंग एनी वर्क, ठीक है, क्या एनर्जी उसने यूज कर ली, भाई उसके पास क्या एनर्जी है, तो ये क्या होता है एनर्जी होती है एक तरीके की। और क्या करते हैं इसको, इसको भी बोलते हैं V W/Q, ये V है, ये भी डेल्टा V होता है, और इसको कहते हैं W2/Q माइनस W1/Q, सेम है, कोई अंतर नहीं है, ये दो पॉइंट है समझ लो, ये क्या है, दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, इसको A बोल दे रहे हैं, इसको वो। अगर हम यहां तक कोई चार्ज लेके आते हैं तो उसमें हमको मान लिया WA काम करना पड़ा, और इसी जगह से हम दूसरा चार्ज लेके आते हैं यहां तक, इसमें हमको WB काम करना पड़ा, लेकिन चार्ज क्या था, Q ही था। तो हमने पर यूनिट चार्ज पे कितना काम किया, पर यूनिट चार्ज पे हमने कितना काम किया, वो कहलाता है पोटेंशियल। हमने A के लिए क्या किया, तो
तो हमने यहाँ पे ट्रू की जगह इसको बी मान लिया और इसको ए मान लिया। तो जो काम करना पड़ा, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और इसको बोलते हैं पोटेंशियल। यहाँ पे वी ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, डब्ल्यू ए हो जाएगा। वी बी लिखेंगे तो डब्ल्यू बी अपॉन क्यू हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे क्या होगा, इसको डेल्टा वी को थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दें, वी बी माइनस वी ए। ये तो ये चीज यहां पर आपके पास आ जाती है कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। चाहे पोटेंशियल नापिए चाहे पोटेंशियल डिफरेंस नापिए, दोनों की यूनिट क्या होगी, पोटेंशियल और पोटेंशियल की यूनिट दोनों की होगी वोल्ट। और भैया ये वोल्ट भी कौन है, वही साइंटिस्ट का नाम है जो ने इसको नापा था। ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नापा था, उन्हीं के नाम पे ये भी वोल्ट है भाई। ठीक है, बात समझ में आई? ध्यान रखो, ये है तो जरूरी नहीं करंट बहेगी, लेकिन ये करंट अगर फ्लो करानी है, अगर करंट फ्लो चाहते हो, अगर करंट फ्लो चाहते हो कहीं सर्किट में हो, तो डेल्टा वी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखो, हमने आपको बताया हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट मूव करती है। तो करंट जो मूव करती है वो क्या होती है, करंट कैसे मूव करती है, देखो ये हाई है लो है, ये वी की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा ये वी की बात कर रहे हैं। तो करंट तो ऐसे जाएगी आई, लेकिन अगर हम बात करें चार्ज की, अगर चार्ज की हम बात करें तो चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे जाएगा, और अगर वो निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा बच्चों, तो अगर यहाँ निगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहा है तो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। तीनों चीज समझिए, करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जाती है, पॉजिटिव चार्ज भी हाई से लो जाता है, लेकिन निगेटिव चार्ज हाई से लो नहीं जाता है, लो से हाई जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब इसी चीज को आप देखिए कैसे हमने अपने इसमें बताया। आपको लिखा होता है ट्रांसफार्मर के पास लाइनें जा रही होती हैं, बहुत सारी ऊपर से लाइनें जा रही होती हैं, लिखा होता पोल पे ऐसे डेंजर बना होता है, हाई वोल्ट लिखा होता है। तो वो समझ क्यों बताया जाता है कि भाई करंट उसमें बहुत ज्यादा होती है। साइंटिस्ट वो डिस्कवर वोल्टिक सेल, तो यही वोल्ट बाबू थे। तो वोल्टिक सेल क्या थी, एक तरह की सेल थी जिसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होते थे, और जैसे यहाँ पे दिखाया है क्या, जो बड़ा इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव होता था, छोटा इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव होता था। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था, एक्चुअल में दोनों इलेक्ट्रोड बराबर होते थे, लेकिन पॉजिटिव को दिखाने के लिए हमने बड़ा बनाया, रिप्रेजेंटेशन है, साइज सेम था दोनों इलेक्ट्रोड का, लेकिन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्लस और माइनस कैसे दिखाएं, तो यूनिवर्सली किसी भी बुक में आप देखेंगे तो ये बड़ा डंडा मान लीजिए प्लस है और छोटा डंडा जो है वो मान लीजिए माइनस है। बड़ा बार बिगर बार इज प्लस और स्मॉलर बार इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो प्लस एंड माइनस। वोल्ट की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस, यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ध्यान करो बच्चों, यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जनरेट होता है। अगर ये जनरेट ना हो, ये क्या दे रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, क्या सेल लगा दी हमने, सोर्स, इलेक्ट्रिक सोर्स लगा दिया, क्या कि इसका काम ही क्या होता है, यही काम होता है। क्या कहता है, इलेक्ट्रिक सोर्स का काम क्या होता है, चाहे वो बैटरी हो चाहे वो सेल हो,
चाहे बैटरी हो, चाहे सेल हो, चाहे आपका घर का पावर प्लग हो या नॉर्मल प्लग हो, ये सारे के सारे क्या प्रोड्यूस करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये प्रोड्यूस हुआ तभी इलेक्ट्रॉन ऐसे करके ऐसे जाएंगे और करंट को माना जाएगा वो ऐसे, करंट को माना जाएगा, मैं कह रहा हूं, ध्यान रखिए, करंट एक्चुअल में कुछ नहीं होती है, करंट यहां से यहां जा रही है ये माना जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में यहां से यहां जा रहे हैं ये है। तो एक चीज है और दूसरी मानी जा रही है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने सारी चीजें पढ़ी है, हाई से लो पे जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन है निगेटिव टेंडेंसी का है, निगेटिव चार्ज है, वो माइनस से प्लस जाता है, लो से हाई जाता है, तो इस सिस्टम को बरकरार नहीं रख पा रहे थे, इसलिए कहा गया कि करंट की डायरेक्शन को हम वही मानेंगे जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन होती है, और पॉजिटिव चार्ज बहता ही नहीं है। सोचिए, जो चीज बहती नहीं है तो कैसे मान लो पॉजिटिव बह रहा है? एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो पॉजिटिव माना जाएगा, यहां से यहां जा रहा है, जब पॉजिटिव यहां माना जा रहा है तो करंट की वही डायरेक्शन कर दी गई। ठीक है बच्चों, तो कुछ कुछ धोखा आपको भी मिलता है। तो यहाँ पे यहां से यहां क्या कर फ्लो कर रहे होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे, और यहां से यहां क्या फ्लो कर रही होगी? करंट फ्लो कर रही होगी, ध्यान रखिए। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रिक सोर्स का काम क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना, ध्यान रखिएगा। ये देखिए चार्ज बह रहा है, ये कह रहा है चार्ज बह रहा है, ठीक है, कौन सा चार्ज नहीं बता रहा है, ये कह रहा है पॉजिटिव चार्ज बह रहा है, लेकिन एक्चुअल में कौन सा बह रहा है? नेगेटिव। कह रहा है कि चार्ज क्यों फ्लो हुआ इस डायरेक्शन में, W काम करना पड़ा, इसको यहां से यहां तक पहुंचाने में W काम करना पड़ा, और इस W को काम करने के लिए जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा W/Q। आगे चल के आप पढ़ोगे EMFB, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अलग चीज होती है। अगर हमने यहां पे बात करी है कि A से B तक या B से A तक, जो भी कह लीजिए, A से B या B से जो भी चार्ज आप फ्लो करा रहे हो उसमें ये काम करना पड़ा है। यहां पे हम लिख देते हैं AB और BA, कुछ भी कह लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो काम कराया जा रहा है इसमें इस Q चार्ज का जो आ रहा है काम, वो कहलाएगा क्या? दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है जब हम EMF, हमने बोला था क्योंकि किसी भी बैटरी या सोर्स की हम बात करते हैं, EMF, ये क्या होता है? इसमें बैटरी भी इंक्लूड हो जाती है। मतलब समझिए, ये V ये है, और अगर यहां से यहां तक भी चार्ज गया, समझिएगा, तो क्या हो गया? A to A आया ना, A से A तक, ये जो काम करना पड़ा, सपोज V इक्वल टू WA to A, वापस घूम के ये Q हुआ, तो इसी V को जो आएगा उसको बोलते हैं E। ध्यान रखिएगा। बोले EMF क्या होता है? सेल सहित पूरे परिपथ में, पूरे सर्किट में जो चार्ज फ्लो कराने में काम करना पड़ेगा, उसका रेशियो चार्ज के साथ जो आएगा उसे हम EMF कहेंगे। अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो विदाउट सेल एक जगह से दूसरे एंड तक जो चार्ज फ्लो करने में काम करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। राइट, क्लियर? वो समझ में आया होगा आप लोगों को बच्चों? तो अब आगे बढ़ते हैं। इसकी यूनिट होती है, यूनिट को हम लोग बोलते हैं वर्क की जूल होती है, चार्ज की कूलाम होती है, इसको जूल अपॉन कूलाम बोलेंगे। 1 वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। यहां पे आ गया, ए वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन करंट कैरिंग conductor when 1 joule of work is done, the charge of 1 coulomb from that one point to another point। कह रहा है कि अगर एक वोल्ट तब बोलते हैं जब 1 कूलाम चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाने में 1 जूल का काम करना पड़े, तो
जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। तो ये ध्यान रखिए, इसको डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन बना दी जाती है 1 वोल्ट की। नेक्स्ट आते हैं बच्चा, क्या होगा, अब देखिए 1 मिली वोल्ट क्या होता है। 1 मिली वोल्ट को हम क्या कहेंगे, जैसे आपने पढ़ा था मीटर मिलीमीटर, उसी तरह वोल्ट और मिली वोल्ट। 1 मिली वोल्ट बटे इक्वल टू होता है 1 बटे 1000 वोल्ट। तो यह 10 टू पावर -3, इसको क्या बोलेंगे बेटा, 10 टू पावर -3 वोल्ट। 1 मिली वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, 10 टू पावर -3 वोल्ट, ध्यान रखिएगा। 1 किलो वोल्ट क्या होता है, 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर होता था। तो यहां पर क्या होगा, 1 किलो इज इक्वल टू 10 टू पावर 3। 1000 कैसे बना, 10 टू पावर 3, तुमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। 1 मेगा वोल्ट 10 टू पावर 6 एम्पियर। अब ये भी एक साइंटिस्ट थे, एम्पियर भी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने करंट की यूनिट बना दी। तो करंट को मेजर किया तो इनके नाम से इसकी यूनिट करंट कर दी गई, करंट एसआई यूनिट ऑफ करंट। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सर एंड्रे मैरिए एम्पियर, इन्होंने ढूंढा था भाई, अब वही सर्किट, वही सेल, वही प्लस माइनस, ये चार्ज फ्लो हो रहा है Q, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज Q फ्लो हो रहा है, T टाइम में इसको मान लिया फ्लो हो रहा है, और Q इक्वल टू टाइम जो है Q इक्वल टू IT होता है बच्चों, Q इक्वल टू IT होता है, हमने कल पढ़ाया था। तो I इक्वल टू क्या होगा, Q बाई T। तो यहाँ पे Q का चार्ज क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम, नीचे क्या होगा, सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइम, कूलाम, एम्पियर, कूलाम पर सेकेंड भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखिए। तो वही डिफिनीशन दी जाए, एक कूलाम चार्ज जब 1 सेकेंड में मूव करता है तो जो करंट फ्लो करती है तो उसको क्या कहते हैं, 1 एम्पियर करंट बोलते हैं। 1 मिली एम्पियर क्या होता है, वही 10 टू पावर -3 एम्पियर, 10 टू पावर -3 एम्पियर। 1 किलो एम्पियर क्या होता है, 10 टू पावर 3 एम्पियर। 1 मेगा एम्पियर क्या होता है, 10 टू पावर 6 एम्पियर। अब इलेक्ट्रिक करंट दिए हुए, इधर साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं। अभी आपको बताया है इलेक्ट्रिक करंट किसने ढूंढी थी बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट ढूंढने वाले थे, इलेक्ट्रिक करंट ढूंढने वाले थे एम्पियर। इलेक्ट्रिक चार्ज कौन थे ढूंढे थे, कूलाम। और पोटेंशियल डिफरेंस किसने ढूंढा था, वोल्ट। ये लो भैया, मैच द फॉलोइंग, ये तीनों नाम अभी आपको बताए गए थे, वो तीनों चीजें आपके पास आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आंसर एम्पियर, कूलाम, और ये फिर इसके बाद वोल्ट, राइट। आगे चलते हैं, अब कुछ न्यूमेरिकल की बात करते हैं। जरा सा पानी दीजिएगा। Q इक्वल टू आई टी, इट नहीं लिखा हुआ है, I माने करंट, T माने टाइम, I और T का मल्टीप्लीकेशन। Q इक्वल टू इट नहीं, Q इक्वल टू आई टी। तो यहां पर इसका यूज करेंगे। V इक्वल टू डब्ल्यू, सॉरी, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू बताया था, उसकी जगह पे W इक्वल टू V इंटू क्यू किया हुआ है बस फॉर्मूले में। Q इक्वल टू N इंटू ई बताया था, उस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों।
अब कह रहे हैं करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो द। चलो भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, तो उसको करते हैं। कितना कठिन है देखते हैं, और कितनी जल्दी सॉल्व होता है या देर में सॉल्व होता है। तो आई की वैल्यू आपको पास क्या आ गई, गिवन में क्या है, ध्यान रखिए जब भी क्वेश्चन करिए तो गिवन जरूर लिख लीजिए, कंफ्यूजन खत्म हो जाता छांट के। क्या लिखा हुआ, 0.5, ये 0.5 एम्पियर ड्रॉन फ्रॉम ए फिलामेंट ऑफ, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 10 मिनट। अब ये गिवन है, आपसे पूछ रहा है चार्ज, बताओ भाई क्या होगा। बच्चे जल्दीबाजी में गलती क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, ये पढ़ा था बच्चों। तो आपको आई भी दिया हुआ, टी भी दिया, मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि भैया देखो मिनट दिया हुआ है, यूनिट अलग दे दी गई है, तो यूनिट सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 इंटू 1 मिनट में कितने सेकंड होते, 60, तो कितना हो गया 600 सेकेंड्स, क्योंकि आपको टाइम किस में लिखना है, सेकंड में लिखना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, आई की वैल्यू 0.5 और ये क्या हो गई 600, और 6 पंचे 30, 0 और यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, तो ये कितना हो गया 300 कूलम। ये आ गया आपके पास आंसर। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं क्या है, जरा देखो क्या कहता है, हमने सही किया कि नहीं किया। करंट 0.5 एम्पियर, टाइम इतने मिनट, इसको सेकंड में बदल लिया, 600 सेकेंड्स टू फाइंड चार्ज Q। ये देखिए कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर ये स्लाइड तैयार करने का मतलब ये नहीं कि सोल्यूशन देना, ये स्लाइड तैयार करने का मतलब जब हम कोई काम कर रहे हैं तो किस सिस्टम में करना चाहिए उसको देखिए। तो ये फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं Q इक्वल टू आई टी, सोल्यूशन जो कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है I इंटू टी, इसलिए Q इक्वल टू 0.5 इंटू 600 एंड दैट इज इक्वल टू 300 कूलम, और यही इसका आंसर हो जाएगा। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 300 कूलम। सी कैपिटल सी लिखा जाता है, स्मॉल सी नहीं लिखा जाता, ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन मूविंग ए चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 कूलम from one point at 118 volt to a point at 100। जरा देखिए, फिर यहां पे आपके पास गिवन क्या हो गया बच्चों, गिवन हो गया क्या है, चार्ज कितना है 2 कूलम, तो Q इक्वल टू कितना हो गया 2 कूलम। फिर बात कर रहा है कि V1 कितना है, ये वोल्ट 100 वोल्ट, 118 वोल्ट, 118 वोल्ट। V2 कितना है 128 वोल्ट, ये लिखा हुआ V2। तो आपको काम क्या करना पड़ेगा, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, वो करना है W। क्या करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा। तो ठीक है, फॉर्मूला क्या है उसको करोगे, V W इक्वल टू V इंटू Q, यही है। लेकिन यहां ध्यान रखना, ये क्या है, पोटेंशियल नहीं है, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसलिए ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पे निकालते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू
V2 minus V1 118 and that is equal to 10 वोल्ट 10 वोल्ट। तो यहाँ पे रखेंगे 10, ये हो गया 22 एंड दैट इज बिकम्स 22 क्या है वोल्ट कूलाम इनटू वोल्ट, ये हो गया। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं 20 जूल, क्या बोलते हैं 20 जूल। कितना काम करना पड़ेगा 20 जूल का काम करना पड़ेगा। तो ये चीज है, इसको ऐसे कर सकते हैं। यही चीज आपको स्लाइड में दिखाई गई है। 2 कूलाम डिफरेंस हमने ये निकाल लिया। वर्क W, फॉर्मूला W इक्वल टू वी क्यू, सोल्यूशन वही सब करना था जो मैंने भी करके आपको दिखाया एंड दैट इज इक्वल टू 20 जूल। वर्क इज डन 20 जूल। ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। ये और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है तीसरे फॉर्मूले के लिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। 1 कूलाम चार्ज कितना होगा, सो दैट, और साथ में दिया 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू द फ्लो ऑफ दिस अमाउंट ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज क्यों लिखा गया है, हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं, इसलिए एलिमेंट्री चार्ज लिखा हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये गिवन वही चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है, बताया क्यों कितना है 1 कूलाम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम अभी आपको निकाल के बता चुके हैं, फॉर्मूला Q इक्वल टू Ne, और यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो Q इक्वल टू N इंटू E। अब हमको क्या निकालना है, N निकालना है, Q अपॉन E 1 कूलाम अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, जो कि ये ऊपर लिखा हुआ आपके पास। और बच्चों ध्यान रखिए, यहाँ पर हमने क्या है, अगर यहाँ पे लिखा होता 2 कूलाम तो यहाँ 2 लिखते, यहाँ 3 लिखा होता 3 लिखते, यहाँ 50 लिखा होता तो 50 लिखते। तो ध्यान रखो चार्ज की जगह पे चार्ज को पुट करना है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया इतना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग दिस, जो यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास देखिए, दोनों चीजें 1 एम्पियर से क्या निकलना है और वैसे क्या निकलना है, दोनों चीजें आपके पास आ गई। क्या हाउ मच वर्क इज डन मूविंग ए चार्ज मैग्नीट्यूड 2 कूलाम across the point having the potential difference। फिर वही क्वेश्चन आ गया, ये देखिए बढ़िया। गिवन क्या है बच्चों, गिवन है यहाँ पर, गिवन है यहाँ पर Q 2 कूलाम, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू 12 वोल्ट। यहाँ पे डिफरेंस दे रहा है, इसको डिफरेंस ही मान के चलिएगा। ठीक है, तो अब क्या है निकालना, क्या फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, वर्क फाइंड आउट करना है। क्या करना है, वर्क फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला इक्वल टू क्या आएगा, W इक्वल टू डेल्टा V इंटू क्यू, या V क्यू आप लिखना चाहो, जो क्लियरिटी के लिए आप ये भी लिख सकते हो। तो कितना आ गया 24 जूल। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा किस तरह से ये क्वेश्चंस करने हैं हमें। ये भी थक गया है। कह रहा थोड़ी देर रुको, आप भी पानी पियो, हम भी थोड़ा सा। ये देखिए, ये आंसर आ गया आपका।
कह रहा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन ईच कूलम ऑफ चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, कितनी एनर्जी आपको मिलनी चाहिए, क्या क्या हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द 6 वोल्ट बैटरी। कितनी एनर्जी चाहिए, 6 वोल्ट की बैटरी है, ईच कूलम है भैया। देखो ईच कूलम का मतलब क्या है, ईच कूलम का मतलब क्या है यहाँ पर समझना, यहाँ पे ईच कूलम का मतलब क्या है, ईच कूलम का मतलब क्या है, 1 कूलम की बात कर रहा है। इसका क्या मतलब है, +1 कूलम की बात कर रहा है, सॉरी 1 कूलम की बात कर रहा है। और यहाँ पर बैटरी कितनी दे रहा है, ये 6 वोल्ट की बैटरी, ये क्या दे रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू बी, यही तो है। तो क्या 1 इंटू 6, तो कितना हो गया 6 जूल, यही आंसर हो गया। देखिए 1 सेकंड का आंसर है ये। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो बच्चों ना, ये वाले चैप्टर में आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, गारंटी दे रहा हूँ। कहीं कोई टेंशन नहीं, बच्चे बस इसी डरते हैं कैसे करा जाए, ये क्या नई नई चीज लिख देते, एनर्जी पूछ लिया, हमें तो एनर्जी पता नहीं है। एनर्जी कुछ नहीं होती भैया, काम जो कर रहे हो एनर्जी कर रहे हो, और कैसे कर रहे हो, हाँ क्यों भाई, काम कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, एनर्जी से कर रहे हो, वही निकाल दिए लो 6 वोल्ट 6 जूल की आंसर हो गया। कितना 1 सेकेंड का काम है। कह रहा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड पास ए पॉइंट इन ए सर्किट व्हिच इज देयर इज 5 एम्पीयर करंट। लो भैया, अब 5 एम्पीयर की करंट है तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, आप देखो यहाँ पे करंट क्या है, आई की वैल्यू कितनी दे दी, 5 एम्पीयर दे दी। टाइम कितना दे दिया, पर सेकंड, 1 सेकंड हो गया। लो ये 1 सेकंड आ गया। अब कह रहा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो आपको पता है 1.6 × 10⁻19, ये पता है। नेक्स्ट आता है क्या पता करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने हैं। तो Q = IT होता है और Q = NE भी होता है, दोनों फॉर्मूले हैं। तो देखिए दोनों लगा देते हैं, Q = IT, Q निकल आएगा। देखिए Q = NE, तो यहां से हमने क्या कर दिया, Q = IT फर्स्ट इक्वेशन, Q = IT सेकंड, NE = सेकंड, दोनों को कंपेयर किया तो NE = IT आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, IT = NE। अब हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, यहाँ पे देखिए n की वैल्यू निकालते हैं, IT/E, बस वैल्यू रखनी है, अब तो कुछ काम ही नहीं बचा। लो सब कुछ बड़ा इजी, ये आंसर हो गया। बोले इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड फ्लो कर रहे होंगे सर्किट से। बड़ा सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बेटा, बस थोड़ा सा अटेंशन चाहिए होता है, क्लियरिटी चाहिए होती, और कुछ नहीं। इन क्वेश्चंस में कोई दम नहीं, सब बेकार है। जिस दिन आप थोड़ा सा अटेंशन और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, ये 0, ये नंबर 100%। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक हीटर connected to a this volt means supply current 8 एम्पियर। अब समझिए इतने वोल्ट की मेंटेन है और 8 एम्पियर की करंट है। तो कह रहा है हाउ मच चार्ज फ्लोइंग अराउंड अ सर्किट, ये पूछ रहा है पर सेकंड हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। लो भैया इसमें क्या है, जब ये दिया है 230 वोल्ट, देखिए ये दिया हुआ ना 230 वोल्ट, एंड करंट कितनी दे रही है 8 एम्पियर। देखिए करंट 8 एम्पियर, V I आपको पर सेकंड कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे लिखा हुआ ना, एन इलेक्ट्रिक करंट मींस फ्लोइंग थ्रू द हीटर। अच्छा पर सेकंड की बात कर रहा है कि यहाँ पे लिख रहा है ना, ये सेकंड का देखिए लिखिए ई सेकंड, तो T = 1 सेकंड हो गया। यहाँ पे देखिए एनर्जी, ये दो चीजें हमें निकालनी है, तो Q = IT। अब आपके पास I भी दिया हुआ है और T भी दिया हुआ, लो Q = IT, W = V × Q, दोनों फॉर्मूले रख दीजिए, दोनों के जवाब आ गए। Q = I × T, I की वैल्यू आ गई यहाँ पर आपके पास 8 एम्पियर, 1 सेकंड का टाइम है, इतना चार्ज फ्लो हो रहा होगा भाई, इतने कूलम। अब की दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, तो W निकाल देंगे, कितना W = V × Q। V हमें पता है 230 है, Q हमने निकाल लिया 8, हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारे पास आ गया 1840 जूल। तो बच्चों ध्यान से देखने की जरूरत है,
घबराने की जरूरत नहीं, कोई चीज कठिन नहीं, साइंस तो सबसे सरल है। साइंस सरल इसलिए कहेंगे हम कि आप जो चीज कर रहे हो उसमें कोई भी चीज अनसर्टन नहीं है। ध्यान रखिए, जहां अनसर्टन है, जैसे आर्ट वाला क्या सोचेगा, क्या भैया बाबर के पास कोई गया होगा, उसने बोला तो गुस्से में आ गया, और दूसरा गया वही बात बोली तो हंसने लगा, बड़ा अनसर्टन है ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो है वही होना है, कोई अलग चीज नहीं है। सबसे सिंपल, मैथ साइंस से सिंपल चीज कोई नहीं है लाइफ में। इनके सर्टेन रूल हैं, सर्टेन इनके पैटर्न्स कह लीजिए, कुछ रूल्स हैं, कुछ फिनोमेना हैं, कुछ आपके पास थ्योरम्स हैं, ये यही काम करती है, इसके अलावा नहीं। और जो एक्स्ट्रा खोज लिया थे उनको आगे आप स्टडी करोगे, देखिए जवाब आ गए। और धन्यवाद, आप फिर पढ़ते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, थोड़ी सी आप भी मेहनत करिए, थोड़ा चैनल के व्यूज बढ़वाइए, और अच्छा लगेगा, हमें भी एफर्ट लगे, करने में मजा आएगी। वरना मैं तो करता रहूंगा, बस मुझे ये लगेगा कि लोगों के पास पहुंच रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, यही मेरी इच्छा है। मुझे इससे मिलने वाले कोई पारितोषिक की चिंता नहीं है, ना तो मैं करता हूँ, और ना ही पढ़ाने के काम में पैसे का कोई काम नहीं होता। पढ़ाना एक सामाजिक कार्य है, एक गुरु का काम है, वो मैं कर रहा हूँ। बाकी आपका काम पढ़ना है, आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हैं तो किसी दिन इसकी आवश्यकता होगी, ये आवश्यकता जरूर होगी, तब आपको मजबूरी में पढ़ना पड़ेगा। आज आपके पास टाइम है तो पढ़ लीजिए, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। कोर्स कंप्लीट होगा और आप अच्छे नंबर भी लाएंगे, इसकी हमको आपको